नमस्कार आप सभी को। सीजी सेट पेपर फर्स्ट की वीडियो सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है, इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी जानते हैं किस तरीके से हमने एक एक चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपका एमसीक्यू सीरीज़। मतलब यहाँ से आपकी जो होगी एमसीक्यू सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। अगर आपने थ्योरी वाला वीडियो मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट पे जाकर आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने यूनिट वाइज टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, आईसीटी, आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, ये सारी चीज़ें, जैसा कि हम लोग हिंदी में कहें तो आपका शिक्षण अभिरुचि, शोध अभिरुचि, बोध हो गया, आपका संप्रेषण हो गया, संचार हो गया, पर्यावरण हो गया और आपका उच्च शिक्षा, ये सारे यूनिट्स जो हैं हमारे ही चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट में मैंने यहाँ पर आपको एक एक चीज़ों को वहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वो सारे वीडियोज़ वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत है सीजी सेट में, तो हम लोग बेसिक से यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चंस का लेवल जो है मैंने इस वाले वीडियो के लिए बहुत ही कम रखा हुआ है। साथ ही साथ हम लोग लेवल को इंक्रीज़ करते जाएंगे। जिस तरीके से पैटर्न रहा है पिछले सीरीज सेट में, वो सारे पैटर्न्स को हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ एक बार अगर ये एमसीक्यू सीरीज़ हमारी ख़त्म होती है, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आपको कराने वाला हूँ। तो बने रहिए चैनल के साथ, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको जो है सारी जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू प्राप्त होती रहे, जिससे कि आप जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर पाएँ और आपके सीरीज सेट पेपर फर्स्ट की तैयारी आप लोग अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण एक प्रक्रिया है तो आप सभी जानते हैं टीचिंग कौन सा प्रोसेस है। तो टीचिंग आपका एक गतिशील प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया भी होती है, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस भी होता है, लेकिन ये आपकी गतिशील होती है, डायनामिक यहाँ पर ये प्रोसेस रखी गई है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग डायनामिक वाला ऑप्शन जो है वो आपका सेलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया आपका पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन के अगर हम लोग बात करते हैं तो शिक्षण के 3 स्तरों में से नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षण के 3 स्तर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो कौन कौन से 3 स्तर हैं? तो वो 3 स्तर हैं आपके स्मृति स्तर, बोध स्तर और समझ स्तर, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आपका मेमोरी लेवल, फिर ये आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर ये आपका रिफ्लेक्टिंग लेवल। तो ये आपके 3 लेवल्स होते हैं। तो इन 3 लेवल्स को छोड़ के कौन सा एक अलग है आपका, जो आपका शिक्षण का स्तर नहीं है, तो वो है आपका ज्ञान का स्तर। तो ये आपका नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4। ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। थर्ड वाले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं तो स्मृति स्तर का शिक्षण मॉडल किसने दिया था? तो आप सभी जानते हैं कि 3 स्तर थे। तो 3 स्तर के आपके 3 अलग जो आपके शिक्षाविद थे उन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया था। तो इस वाले मॉडल में आपका जो आएगा, हर्बर्ट भाई साहब जो थे हमारे, हर्बर्ट ने हमारा जो है स्मृति स्तर का मॉडल दिया था। तो ये आपका आ जाएगा तीसरा वाला मॉडल। इसी प्रकार से आपका जो आपका दूसरा वाला है अंडरस्टैंडिंग लेवल, वो आपका दिया था मॉरिसन ने, और आपका रिफ्लेक्टिव लेवल जो आपका दिया था वो आपका हंट ने दिया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, बेसिक जानकारी है। अगली हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, शिक्षण की मुख्य भूमिका क्या है? तो शिक्षण की मुख्य भूमिका है हमारा ज्ञान देना तो है ही, लेकिन ज्ञान के साथ ही साथ आपकी ज्ञान में थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शंस के ऊपर हम लोग देखेंगे तो आपका ज्ञान देना हो गया, जानकारी देना हो गया, सहजता को दर्शाना हो गया, ज्ञान का सदुपयोग करना। ज्ञान का सदुपयोग करना शिक्षण की भूमिका कौन कौन सी है सदुपयोग करना? तो यह आपका हो जाएगा कर्तव्य हो जाएगा, सहजता भी, ये भी आपका कर्तव्य हो जाएगा। लेकिन मुख्य भूमिका हम लोग देखेंगे तो भूमिका ये हो जाएगा कि आपका जानकारी देने से है, क्योंकि आप लोग शिक्षण व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर अपने नॉलेज को आप लोग शेयर करते हैं। तो ये आपकी जानकारी होगी जो आप लोग शेयर करेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला वाला, शिक्षण से क्या अभिप्राय है, टीचिंग से क्या अभिप्राय है? तो ये आपका है सीखने में सहायक होता है, शिक्षण की अंतः प्रक्रिया होती है, सीख देना होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण से अभिप्राय क्या है आपका? सीखने में सहायक। सीखने में जब तक सहायक नहीं होगा तब तक आप शिक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करा पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक और बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनता है, यह किसका कथन है? तो ये कथन आप सभी जानते हैं, कथनों के ऊपर आप लोगों को पूरा फोकस करना होगा। तो ये आपका जो कथन है वो आपका अरस्तू ने दिया था। इस कथन के ऊपर आप सभी ध्यान रखेंगे कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक और बौद्धिक सद्गुणों का, मतलब ये कथन जो है आपका अरस्तू ने दिया था। अब हम लोग देखते हैं कि शिक्षण से मेरा अभिप्राय बच्चों और मनुष्यों के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों
का सर्वांगीण विकास करना है, यह कथन संबंधित है। गुणा हो गया, यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है टाइपिंग में, उसको आप लोग थोड़ा सा नज़रअंदाज करेंगे। तो ये आपका गांधी जी का कथन है। महात्मा गांधी जी ने यह कहा था कि बच्चों की शिक्षा और शारीरिक और मन की आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास भी करना बहुत ही आवश्यक वहाँ पर हो जाता है। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला, शिक्षण की प्रवृत्ति में विद्यार्थियों के किन किन पशुओं, ये आपका पशु जो है वो बाई मिस्टेक प्रिंट हुआ है, तो ये आपका पशु नहीं, ये आपका पहलू है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आपके पहलू कौन कौन से आपके एस्पेक्ट होते हैं वो आपके जो है अभिप्रेरित करते हैं। तो शिक्षण की प्रकृति में विद्यार्थी के किन किन पहलुओं को अभिप्रेरित करती है, तो ये आप सभी जानते हैं। ये तीनों पहलू जो होते हैं, तीनों पहलू जो होते हैं इसके संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों पहलू आपके प्रभावित होते हैं। तो आंसर 4 हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि आपका कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन, हम लोगों ने 3 डोमेन की बात की थी। तो यही 3 डोमेन्स हैं जो आपके पहलुओं को अभिप्रेरित करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला वाला, शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है। तो शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है, उद्देश्यपूर्ण होती है, उपचारात्मक होती है, विकासात्मक होती है या फिर सभी होती है। तो शिक्षण की प्रकृति आप सभी जानते हैं, ये आपका उद्देश्यपूर्ण भी होती है, उपचारात्मक भी होती है, विकासात्मक भी होती है और सभी, ये सभी जो होते हैं ये आपके होते हैं शिक्षण की प्रकृति के अंतर्गत। तो आपका चौथा वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट माना जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन, किस स्तर की शिक्षण व्यवस्था रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। तो आप सभी जानते हैं कि रटने की प्रवृत्ति, आप सभी यहाँ पर जान सकते हैं कि 3 स्तर होते हैं। तो 3 स्तर कौन कौन से होते हैं, हमारा स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। 3 स्तरों में से कौन सा व्यवस्था जो आपका रटने पर बल देता है, मतलब रट्टा मारने की प्रवृत्ति पर आपका बल देता है, तो वो आपका आएगा स्मृति स्तर। मेमोरी लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर आपका रटने पर पूरा तरीके से बल दिया जाता है। बोध वाले में आप समझते हैं, चिंतन में अपना खुद वहाँ पर सेल्फ, वहाँ पर आप लोग आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, स्मृति स्तर की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बोध स्तर की शिक्षा के लिए क्या आवश्यक होता है, मतलब बोध स्तर की शिक्षा के लिए आपका आवश्यक क्या होता है। तो स्मृति स्तर की शिक्षा हो चुकी हो, छात्र की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, छात्र बुद्धिमान हो, तो में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 1। ये आपका करेक्ट हुआ कि स्मृति स्तर की शिक्षा पूर्ण होनी चाहिए, मतलब पहले स्तर की शिक्षा जब पूर्ण होगी तब आप लोग दूसरे वाले स्तर में आप लोग पहुंचेंगे। मतलब फर्स्ट लेवल आप लोग कंप्लीट करेंगे टीचिंग का, तभी आप लोग जो है अपने सेकंड लेवल में वहाँ पर एंटर कर पाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा स्मृति स्तर। अब हम लोग देखते हैं अगले स्तर की, किस स्तर की शिक्षण प्रणाली में आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा मिलता है। तो आप सभी जानते हैं कि आंतरिक प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है। उसके लिए आप देख सकते हैं कि स्मृति स्तर से तो नहीं मिलता है, चिन्ह स्तर से भी नहीं मिलता है, बोध स्तर जो आपका है यहाँ से आपका जो है आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि बोध स्तर में आप लोग खुद से वहाँ पर प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। तो आपका बोध स्तर जो होगा वहाँ पर पूरी तरीके से सही माना जाएगा, जो आपके आंतरिक प्रेरणा को वहाँ पर, सेल्फ मोटिवेशन को पूरी तरीके से वहाँ पर बढ़ावा मिलता है। अगली हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अधिगम से क्या तात्पर्य है। अधिगम से तात्पर्य क्या है, तो सीखने से तात्पर्य अधिगम से रिलेटेड है, गमन है, भूलना है या फिर दौड़ना। तो गमन हो गया, भूलना हो गया, दौड़ना, ये तीनों आपके गलत हैं। आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा, क्योंकि अधिगम से तात्पर्य आपके सीखने से होता है। क्वेश्चंस का लेवल आप लोगों को लग रहा होगा कि आपका क्वेश्चंस का लेवल जो है वो थोड़ा सा ईजी है, तो पहली वीडियो है इसीलिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा ईजी रखा हुआ है। धीरे से हम लोग इसको अपग्रेड करेंगे और डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर, तो आपकी लेवल जो है वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। ये आपके लिए बनाया ये है कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, क्वेश्चंस के सही आंसर आप लोग कर पाएँ, तो इन सभी के लिए आपका ये वीडियो यहाँ पर स्टार्ट की गई है। तो अगली हमारा जो वीडियो रहेगा वो थोड़ा सा लेवल बढ़ा कर रहेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अधिगम की विशेषताओं में से कौन सा एक शामिल नहीं है। अब यहाँ पर आप सभी देखते हैं कि अधिगम की विशेषता में से कौन सा एक शामिल नहीं है। तो अधिगम को सकारात्मक विकास को बल मिलता है, ये आपका एकदम सही है, सकारात्मक विकास को पूरी तरीके से बल मिलता है। अधिगम जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है, सही बात है। अधिगम से सृजनशीलता में बाधा पड़ती है, ये आपका गलत है। और चौथा ऑप्शन, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया, सही बात है, यूनिवर्सल या का प्रोसेस है, यह भी सही है। तो आपका बोला यह गया है कि आपका अधिगम की विशेषताओं में से कौन सा एक शामिल नहीं है। विशेषता बोला है तो आपका तीसरा वाला, मतलब सृजनशीलता में बाधा पड़ती है, ये तो आपका कोई भी क्वालिटी नहीं हो गया, तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, जो कि यही आपका आंसर होगा इस वाले क्वेश्चन का। अगली क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो वयस्क अध्येता धार्मिक, नैतिक, सामाजिक आदि प्रवृत्तियों की विशेषता किस विशेषता के तहत परखता है। मतलब वयस्क अध्येता जो होता है आपका धार्मिक, नैतिक, सामाजिक आदि प्रवृत्तियों को किस विशेषता के तहत परखता है। तो ये आपका परखता है भावात्मक, संज्ञानात्मक,
व्यक्तिक विभिन्नता या फिर सामाजिक विभिन्नता। तो आप सभी जानते हैं कि भाव जो है आपका ये फीलिंग से रिलेटेड है, तो इससे तो नहीं करेगा। संज्ञान जो है वो आपका ज्ञान से रिलेटेड है, तो इससे ये कर सकता है। व्यक्तिक विभिन्नता से तो आपका करेगा ही नहीं, साथ ही साथ सामाजिक विभिन्नता से भी इसके भी आपका कोई नहीं है। तो यह आपका जो होगा कि जो आपकी धार्मिक, नैतिक और सामाजिक प्रवृत्ति होगी वो आपके संज्ञान, ऑप्शन 2 जो है आपका संज्ञानात्मक, वहाँ से आपका जो है परख मिलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर, मानव के व्यक्तित्व पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है। तो आप सभी जानते हैं कि मानव का व्यक्तित्व जो होता है, पर्सनैलिटी जो होती है, वो आपका किससे प्रभावित होती है, तो केवल परिवार का, केवल समुदाय का, परिवार और समुदाय का, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि व्यक्तित्व का प्रभाव किससे पड़ता है, केवल परिवार से नहीं पड़ता, केवल समुदाय से नहीं पड़ता, परिवार व समुदाय। ये आपका आंसर सही है कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा वो आपका परिवार डिसाइड करेगा, साथ ही साथ आपका समुदाय, आपकी सोसाइटी कैसी है, कौन से आप लोग एरिया में रहते हैं, वो सारा चीज़ आपका डिपेंड करता है आपके जो है व्यक्तित्व पर, आपके पर्सनालिटी पर। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व विभिन्नता जानने का माध्यम नहीं है। मतलब व्यक्ति की विभिन्नता जानने का माध्यम नहीं है। इसमें आपका एक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, पाठ्यक्रम परीक्षण और अभिरुचि। तो इसमें बोला ये गया है, देखिए, निम्न में से कौन सा व्यक्तिक विभिन्नता जानने का माध्यम नहीं है। तो आपका माध्यम कौन कौन सा है, बुद्धि परीक्षण से आप लोग माप सकते हैं, व्यक्तिक परीक्षण से आप लोग माप सकते हैं, पाठ्यक्रम परीक्षण से आप लोग नहीं माप सकते क्योंकि सिलेबस जो आपका रहेगा उससे आप किसी भी स्टूडेंट या फिर व्यक्ति की वहाँ पर पूरी तरीके से जो है व्यक्तित्व को वहाँ पर नहीं झांक सकते। तो ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से कौन सा श्रव्य साधन का प्रकार नहीं है। श्रव्य साधन, टीचिंग सपोर्टिव एड्स हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है सारे वीडियोज़ में। तो वो उन टीचिंग सपोर्टिव एड्स में कौन कौन से आपका आते हैं, तो आपका आता है ऑडियो, फिर आपका आता है वीडियो, फिर ऑडियो वीडियो आता है, फिर आपका जो आता है मिक्स वाला। तो आपने देखा होगा कि कौन सा श्रव्य साधन का प्रकार नहीं, सुनने वाला तो रेडियो में सुन सकते हैं, आपका टेप रिकॉर्डर में सुन सकते हैं, ग्रामोफोन में आप लोग सुन सकते हैं, लेकिन ग्लोब जो है वो आपका दृश्य सामग्री के अंतर्गत आता है, जो कि आपका श्रव्य सामग्री नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, जो कि आपका है निम्न में से कौन सा श्रव्य साधन का प्रकार नहीं है। तो आपका ग्लोब जो है वो आपके श्रव्य साधन का प्रकार नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री का परंपरागत साधन निम्नलिखित में से कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा यह गया है कि शिक्षण सहायक सामग्री का परंपरागत साधन निम्न में से कौन सा है। परंपरागत साधन कौन कौन से हैं, श्रव्य साधन भी परंपरागत हैं, दृश्य, श्रव्य, दृश्य और सभी। तो ये सभी साधन जो हैं आपके ऑप्शन 4 यहाँ से हो जाएगा। सभी साधन जो हैं आपके परंपरागत हैं, क्योंकि श्रव्य साधनों में आपका पुराने ज़माने में चला आ रहा था रेडियो, टेलीविज़न, ग्रामोफोन, ये टेप रिकॉर्डर। ये दृश्य साधन में आपके ब्लैक बोर्ड हो गए, आपके नॉर्मल चीज़ें हो गए, फिल्म स्ट्रिप हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी आती थी, प्रोजेक्ट आपके आते थे, ये सारे वर्क आपके आते थे। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ से, निम्न में से ऑनलाइन शिक्षण योजना है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऑनलाइन शिक्षण योजना, मतलब आपने देखा था कि ऑनलाइन शिक्षा पद्धति किस तरीके से भारत में इंट्रोड्यूस कराई गई थी। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा था स्वयं प्रभा, ए एंड बी दोनों, और मतलब 1 और 2 दोनों, और कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि स्वयं जो है वो आपका ऑनलाइन शिक्षण पद्धति है, स्वयं प्रभा भी आपका है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। इसके ऊपर आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन निम्न में से कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं स्वयं जो है आपका, स्वयं जो है आपका, आप सभी जानते हैं इसका हिंदी में मतलब यही होता है कि स्टडी वेव ऑफ एक्टिव यंग इंस्पायरिंग माइंड्स। तो ये होता है कि इसमें होता यह है कि युवा आकांक्षा मन के लिए सक्रिय अधिगम, इसका हिंदी बता दिया गया है इंग्लिश का, तो ये आपका स्वयं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, मूक्स MOOCs मूक्स का विस्तार रूप है मैजिक ऑनलाइन ओपन कोर्स, मैजिक ऑफलाइन ओपन कोर्स, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स या फिर मैसिव ऑफलाइन ओपन कोर्स। तो आप सभी यहाँ पर जान गए होंगे, यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है हमारा मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स जो है वो आपका है करेक्ट वाला आंसर, जो कि मूक्स का फुल फॉर्म होता है। ये ऑनलाइन शिक्षा पद्धति है। स्वयं प्रभा योजना क्या है। स्वयं प्रभा योजना क्या है, ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल है, शिक्षक का श्रव्य साधन है, मूल्यांकन की तकनीक है, अध्येता की बुद्धि की जांच तकनीक है। तो आप सभी जानते हैं स्वयं प्रभा जो है वो आपका ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल है, जिसमें आपका 32 चैनल बनाए गए हैं। चैनल में भी आता है ये दूरदर्शन पर, साथ ही ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल भी है।
तो इसकी ओर आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सॉरी, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपने देखा इस वीडियो में किस तरीके से हमने पूरी तरीके से जो है बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपका एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन लेवल्स को हम लोग भी थोड़ा सा वहाँ पर एक एक करके बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, सीरीज सेट पेपर फर्स्ट से रिलेटेड ये आपका जो है फर्स्ट वीडियो लेक्चर था। तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको जब जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा तो आपका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले और तुरंत आप उन चीज़ों को देख पाएँ, क्योंकि आपकी जानकारी कोई भी मिस नहीं होनी चाहिए। टाइम बहुत है आपका सीरीज सेट के लिए, तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे करके हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाएंगे। तो ये टेक्निक बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ों को लेकर आप लोग जब बड़े स्तर पर जाएंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आपका क्लियर होगा, साथ ही साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी आपको मालूम हो जाएगा, जो कि धीरे धीरे आप में डेवलप होगी। तो बने रहे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।